नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। आज एक कहानी के साथ अपनी बात की शुरुआत करती हूं। 1975 में जेपी नारायण का आंदोलन अपने चरम पर था और ऐसा आंदोलन था जिसने इंदिरा गांधी की सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थी कि अब सरकार और ये सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है, लेकिन जमीनी सच्चाई को वो भांप नहीं पाई और आपाधापी में उन्होंने इस देश में वो किया जो अभूतपूर्व था, जो अनैतिक था, जो गैर लोकतांत्रिक था। उन्होंने देश पे इमरजेंसी थोप दी। उन्हें यह लगा कि इमरजेंसी थोप देने के बाद शायद वो इस क्रांति का दमन कर देंगी, उनके खिलाफ उठ रहे नारों का दमन कर देंगी, उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को वो खत्म कर देंगी। लंबे समय तक जब कोई सत्ता में रहता है तो उसे इस बात का अहंकार हो जाता है कि कभी उसे सत्ता से बेदखल नहीं किया जाएगा, और जब उसे सत्ता से बेदखल करने की रणनीति शुरू होती है, जब जनता आवाज उठाने लगती है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है, कि नारे लगने लगते हैं, तब वो नेता विचलित हो जाता है। वो ये समझ नहीं पाता, भांप नहीं पाता कि एक लहर है जो उसके खिलाफ चल रही है। और यही इंदिरा गांधी ने भी किया। वो ये समझ नहीं पाई, वो ये भांप नहीं पाई कि एक लहर है जो उनके खिलाफ चल रही है और इमरजेंसी लगा देने भर से जनता की आवाज का दमन नहीं किया जा सकता। चुनाव हुआ, वो चुनाव हारी, और हारी तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जनता ही जनार्दन है। और फिर कोर्स करेक्शन की शुरुआत हुई। और फिर 1977 का वो साल आप याद करिए, जब इंदिरा गांधी ने इसी कोर्स करेक्शन को अंजाम देते हुए बिहार में एक्सटेंसिव अभियान चलाया, पदयात्राएं की, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से मिली, और बेलची में उनकी हाथी की सवारी को कौन भूल सकता है। बेलची में दलितों का नरसंहार हुआ। यह खबर ऐसी थी, जिसने भी सुनी, जिसने भी देखी, उनका कलेजा पसीज गया। इंदिरा गांधी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, उस बेलची में जहां पर उनकी जनसभा होनी थी, दलितों से उन्हें मुलाकात करनी थी, उस गांव में उन्हें जाना था, उनके जितने खास थे उन सब ने कह दिया था कि आप आगे नहीं जा सकती। लेकिन इंदिरा गांधी ये समझ गई थी कि अगर जनता के बीच उन्हें अपनी जगह बनानी है तो फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, येन केन प्रकारेण उन्हें जनता तक पहुंचना होगा और उनके साथ खड़े होना होगा। और तब उन्होंने एक हाथी की सवारी की थी। सोचिए जरा, एक औरत जिसने 60 वर्ष की आयु पार कर ली थी, वो हाथी की सवारी करके उस गांव में पहुंची, पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। तो अगर कोई नेता ये जान ले, ये समझ ले कि अगर कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है, उनकी नाराजगी को दूर करने की जरूरत है, तो वो किया जा सकता है। और यही इंदिरा गांधी ने किया। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को लाएंगे के नारे लगने लगे बिहार में। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। जनता किसी भी राजनीतिक दल की माई बाप होती है, जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है, और इसलिए सही समय पर, सही वक्त पर और सही तरीके से इंदिरा गांधी ने कोर्स करेक्शन किया। लेकिन ममता बनर्जी ये बात नहीं समझ पा रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार चुकी हैं। जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया है। इतना ही नहीं, भवानीपुर उन्हें हरा दिया है। उनके अपने गढ़, उनके अपने घर में उनको शुवेंदु अधिकारी ने पचकनी दे दी है। लेकिन ममता बनर्जी से यह हार नहीं पच रही है। ममता बनर्जी को यह हार चुनाव आयोग से मिली हुई हार दिखाई दे रही है, ईवीएम से मिली हुई हार दिखाई दे रही है,
अजीब अजीब से बहाने बनाए जा रहे हैं कि ईवीएम इतनी देर चार्ज कैसे रह सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन ईवीएम तो बदला जा सकता है। न जाने कैसी कैसी बातें ममता बनर्जी कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि भले ही वो हार गई हो इलेक्शन कमीशन की वजह से, लेकिन नैतिक तौर पर उनकी जीत हुई है। ये नैतिक तौर पर उनकी जीत नहीं है, बल्कि राजनीतिक और नैतिक दोनों ही तौर पर उनकी बड़ी हार दिखाई दे रही है। यह हार इसलिए है क्योंकि ऐसा करके ममता बनर्जी केवल अपने कद को ही छोटा नहीं कर रही हैं, अपने पार्टी के कद को छोटा कर रही हैं, वो लोकतंत्र को छोटा कर रही हैं, वो जनादेश को छोटा कर रही हैं, वो जनता को छोटा कर रही हैं। और ये बात ममता बनर्जी नहीं समझ पा रही हैं। स्टालिन भी चुनाव हारे, उन्होंने इस्तीफा दिया। गौरव गोगोई बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे चुनाव का नेतृत्व असम में उनके हाथ में था, वो अपनी सीट हार गए। उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन ममता बनर्जी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। केरल में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव जीती, पिनरई विजयन ने हार मानी, लेकिन ममता बनर्जी हार नहीं मान रही है और वो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे कोई संवैधानिक संकट खड़ा होता है? तो इसका जवाब है नहीं, कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होता है। 7 मई को वैसे भी पश्चिम बंगाल सरकार डिसॉल्व हो रही है और सरकार डिसॉल्व हो जाने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चाहे ना दे, इससे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप जानते हैं 7 मई को सरकार डिसॉल्व हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर इस्तीफा दे देती तो कम से कम ये लगता कि एक फाइटर ने इस्तीफा दिया, उसने जनता के जनादेश को स्वीकार किया और कोर्स करेक्शन करने जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं भी किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 तारीख को यानी एक दिन 24 घंटे का वो समय राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल अपने हाथ में राज्य की बागडोर ले सकते हैं और 9 तारीख को तो वैसे भी शपथ ग्रहण समारोह है। और शुभेंदु अधिकारी एकमात्र वो नाम है जो इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल में। 2 बार उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है, पहले नंदीग्राम में 2021 में, फिर 2026 में भवानीपुर में। तो शुभेंदु अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शंका रह नहीं गई है। तो ये जो ममता बनर्जी कर रही है ना, और ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये ईवीएम की जीत है, ये चुनाव आयोग की वजह से जीत मिली है, धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है। अरे भाई, कैसी वोट चोरी का राग आप अलाप रहे हैं? केरल में आप भी तो चुनाव जीते हैं, एसआईआर केरल में भी तो हुआ था, तो वहां पर आपको जीत बड़ी अच्छी लग रही है। वहां पर ईवीएम का कोई दोष नहीं है, वहां पर चुनाव आयोग का भी कोई दोष नहीं है। अगर वाकई में दोष है तो फिर आप केरल में सरकार मत बनाइए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जितने विधायक इसी ईवीएम के दम पर जीत कर आए हैं, वो फिरहाद हाकिम बैठे हुए थे ना उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोल दीजिए कि वो विधायक नहीं बनेंगे। बोल दें कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो सब अपनी हार स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएम में तो खोट है, चुनाव आयोग में खोट है, वो तो बीजेपी की मशीनरी है। पर वो ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें, असम में जितने 18 उनके विधायक जीत कर आए हैं, वो 18 विधायक कह दें कि हम विधायक बनना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसी ईवीएम के भरोसे तो जीत कर आए हैं। ये जिस तरीके की बात विपक्ष करता है, ऐसा लगता है कि जैसे गृह मंत्री अमित शाह किसी कहीं केबिन में बैठ के, किसी मॉनिटरिंग रूम में बैठ के फोन करके एक पोलिंग बूथ पर बता रहे हो कि वहां पर चुनाव ऐसे करवा लो, या एक काउंटिंग सेंटर पर फोन करके बता रहे हैं कि फलाना ईवीएम से बीजेपी को जिता दो। अगर जिताना ही होता तो कर्नाटक के 2 उपचुनाव में क्या वो बीजेपी को नहीं जिता देते? क्यों विपक्ष को जीतने दिया? अगर जिताना ही होता तो फिर तमिलनाडु में भी कर लेते। तो मोटी बात यह है कि जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और कोर्स करेक्शन करना चाहिए। और इसी कोर्स करेक्शन के लिए इस वक्त
टीएमसी तैयार नहीं है और ममता बनर्जी भी तैयार नहीं है। उन्हीं के पार्टी के नेता सौगत राय ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हुआ, एंटी इनकम्बेंसी थी, मुस्लिम वोटों में थोड़ा बिखराव भी हुआ है। अरे भाई, सौगत राय की सुन लीजिए। इंदिरा गांधी की कहानी को सुनाने के पीछे मकसद ही यह था कि जब उन्होंने अहंकार किया तो जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, और अहंकार को छोड़कर जब उन्होंने जनता के बीच जाने का निर्णय लिया तब उनकी सत्ता में वापसी भी हुई। लेकिन पहले ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के नेता ये माने तो सही कि उन्हें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, लेकिन वही वोट चोरी का रोना रोया जा रहा है। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में इतना ही। इस विषय को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।